इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं या इसको हाफ सेल पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है या हाफ सेल या जो भी है इसका नाम, तो इससे क्या मतलब है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है किसी मेटल का, ठीक है, मेटल का जो साल्ट है उसको डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जिंक मेटल लिया है, उसका साल्ट लिया है, कौन सा, जिंक सल्फेट। तो हमने इसमें सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया है, जिसके अंदर क्या होंगे, जिंक आयन होंगे और साथ में क्या होंगे, सल्फेट आयंस होंगे। तो एक तरफ हमने सॉल्यूशन बनाया मेटल आयंस का या मेटल के साल्ट का। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम इसी मेटल को, जो पीस है मेटल का या उसकी स्ट्रिप है, वो इसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। यानी हमने मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप किया। तो जब मेटल को हमने मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप किया या उसके आयन के अंदर इसको रखा है, तो यहाँ पे एक किस्म की जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या जिसे कहें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक प्रोसेस जो शुरू होता है। तो इसको मेटल को मेटल आयन के साथ रखने के साथ यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जिंक मेटल रखा है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, दो। अब देखो दो पॉसिबिलिटी कौन सी है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मेटल हमने लिया उसके अंदर क्या है, मेटल के एटम है, ठीक है। एटम के पास क्या होता है बेटा, एक तो उसके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो जिंक है और साथ में यहाँ पे जिंक आयंस हैं, तो जिंक के एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो अपने है ना, यहाँ पे इनके पास इलेक्ट्रॉन भी है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेट के अंदर छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ दिए, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और बाकी क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल के तौर पे मिसाल तो निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो क्या बनेगी, चार्ज क्या आएगी इसके ऊपर, +2। तो इलेक्ट्रॉन जो मेटल यहाँ पे अपनी प्लेट के अंदर छोड़ दिए और आयन बनकर वो सॉल्यूशन में चले गए, ठीक है। और जब ऐसे होगा तो नतीजन क्या होगा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की अक्युमुलेशन होगी, इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पे प्लेट पे बढ़ जाएगी। पहले क्या थे, न्यूट्रल एटम थे, न्यूट्रल एटम ने क्या किया, अपने जो इलेक्ट्रॉन उनके पास थे ना, वो इस प्लेट के अंदर छोड़ दिए और वो खुद आयन बनकर सॉल्यूशन में चले गए। जब आयन बनकर सॉल्यूशन में जाएंगे तो लाजमी साइंस सॉल्यूशन के अंदर केटायन की तादाद बढ़ेगी, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ेगी, और दो देखो कि यहाँ पे दो पोटेंशियल क्रिएट हो गई। कौन सी पोटेंशियल क्रिएट हो गई है, एक मेटल प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुई है। क्यों नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुई, क्योंकि एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट में छोड़कर आयन बनकर सॉल्यूशन में चले गए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है ना, मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, केटायन को सॉल्यूशन में भेज दिया, एक बात। और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो प्लेट में उन्होंने छोड़े ना, यहाँ पे मैंने एटम ने इलेक्ट्रॉन जब छोड़ता है तो केटायन और इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, बनते हैं, ये बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर केटायन को सॉल्यूशन भेज दिया, नतीजे में प्लेट पे चार्ज कौन सी डेवलप हो गई, माइनस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एटम है ना, ये अपने केटायन यहाँ पे छोड़े और इलेक्ट्रॉन को जो है सॉल्यूशन में भेज दें। तो जब इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में भेजेंगे तो वहां पे जो केटायन है, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे उसके नतीजे में क्या बन जाएंगे, मेटल। तो केटायन यहाँ पे जो है वो मेटल बन जाएंगे, जो उसके साथ एनाइन जो था सल्फेट आयन, वो नेगेटिव आयन वो बढ़ जाएंगे। समझा रही बात आपको, कि जब मेटल को हमने सॉल्यूशन में रखा तो यहाँ पे दो प्रोसेस पॉसिबल हैं। कौन से दो प्रोसेस पॉसिबल हैं, कि मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ें, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन प्लेट के अंदर है, मेटल के स्ट्रिप के अंदर है, और केटायन सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ठीक है। नतीजे में मेटल की प्लेट पे कौन सी चार्ज आ गई, माइनस पोटेंशियल डेवलप हुई। और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो रख रहे हैं ना, केटायन को भेज रहे हैं, या हो सकता है कि केटायन को प्लेट में रख लें, केटायन प्लेट में रहे और इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रांसफर हो जाए, सॉल्यूशन में ट्रांसफर हो जाए। जब केटायन प्लेट में अक्यूमुलेट होंगे तो कौन सी चार्ज आएगी प्लेट पे, पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो बना यहाँ पे देखो कि जब मेटल को हमने सॉल्यूशन में रखा
तो किसी ना किसी तरीके से सॉल्यूशन पे एक किस्म की पोटेंशियल क्रिएट हो रही है और मेटल की प्लेट पे दूसरी पोटेंशियल। कौन सी? कि या तो मेटल की प्लेट पे माइनस पोटेंशियल क्रिएट हो रही है और सॉल्यूशन पे पॉजिटिव, ठीक है, या मेटल की प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रही है और सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से ये दो प्रोसेस जो है हो सकते हैं, और इन दोनों प्रोसेस में जो भी हो नतीजा क्या होगा कि सॉल्यूशन और जो मेटल की प्लेट है उनके दरमियान जो पोटेंशियल जो बन रही है उनका डिफरेंस तो जरूर क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन metal electrode and ions of its own solution is called electrode potential। समझे बात आपको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? क्या होती है कि मेटल को जब सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल के इलेक्ट्रोड और आयन के या सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो सिंबल है वो कौन सी है? ई है। कौन सी सिंबल है? ई, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वोल्ट। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, इसको वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। ये बात समझ गई? अच्छा, अब बात है कि इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मिसाल के तौर पे यहाँ भी पोटेंशियल सॉल्यूशन में क्रिएट हो रही है, मेटल पे क्रिएट हो रही है, उसको मेजर करना चाहते हैं हम। मिसाल के तौर पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर को मैंने कनेक्ट किया, एक जो टर्मिनल है वो कनेक्ट किया मैंने स्ट्रिप के साथ, और दूसरा जो टर्मिनल वो मैंने पुट किया सॉल्यूशन के अंदर। मैं मेजर करना चाहता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सॉल्यूशन का और मेटल का। तो मुझे यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। क्यों रीडिंग नहीं मिलेगी? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्यों मूव होंगे? जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट है तो वहां पर अपने आप इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो कभी भी डायरेक्ट पोटेंशियल मेजरमेंट नहीं हो सकती। पोटेंशियल जो डिफरेंस है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डायरेक्ट मेजरमेंट उसकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है उसके लिए हम यहाँ पे एक और टॉपिक है उसको हम आगे आते हैं, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट क्या नाम है अमजद? को ऐड कर दे ऐड कर। ये बात समझे बच्चों आपको? तो डेफिनेशन किताबें लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लेना। काफी किस्म की लिखी हुई है, ठीक है। सिंटैक्स बुक वर्ड में एक किस्म की लिखी हुई है तकरीबन एक ही बात है, लफ्ज उसके चेंज है। ये समझिए बच्चों, ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाता है? मिसाल के तौर पे मैंने अभी जिंक मेटल को जिंक आयन के साथ रखा है, तो जिंक आयन का जो सॉल्यूशन है उसकी पोटेंशियल और जिंक मेटल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको कैसे मेजर किया जाता है? उसको मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी नोन होगी, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे किसी भी मेटल की, तो मिसाल आपको जिंक की बताई है, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने का जो वे है वो सेम जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी हम चाह रहे थे कि जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसकी पोटेंशियल कितनी है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है। तो इसके लिए हमें एक तो जिंक खुद का इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा। अभी देखा इलेक्ट्रोड कैसे बनाया था हमने कि पहले जिस एलिमेंट का हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं उसी एलिमेंट का साल्ट जो लेकर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर मेजरमेंट हम करें जिंक की तो पहले हम जिंक का जो सॉल्यूशन है वो बनाएंगे, ठीक है। वो जिंक क्लोराइड हो सकता है, जिंक सल्फेट हो, कोई भी। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट को डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया। कितना सॉल्यूशन बनाएंगे? लाजमी उसकी कंसंट्रेशन फिक्स रखेंगे, वो कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी 1 मोलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने 1 मोलर की बात की फिक्स रखी है, क्यों रखी? इसके लिए आप ये नोट कर लेना बात कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कंडीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, लेकिन दूसरी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर एक ही इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड आप बनाओ, उसकी पोटेंशियल डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगी। वो डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर यहाँ पे मैं मेजरमेंट के लिए 1 मोलर सॉल्यूशन बना रहा हूं, अगर मैं 2 मोलर सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट मिलेगी। माना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, नंबर 1। नंबर 2 टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को भी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो भी चेंज होगी, नंबर 2। एंड नंबर 3 इज द प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को भी अगर चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगी। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड,
नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और आयंस, नंबर 4 प्रेशर। इस पे डिपेंड करती है। तो इनकी जब मेजरमेंट करते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजरमेंट करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, याद है आपको? गैस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन अलग है, रिएक्शन के लिए अलग लेते हैं। गैस की जो कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है, लेकिन जब रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन की स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। और प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर, और टेम्परेचर 25 हो गया, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, और कंसंट्रेशन भी कितनी रखेंगे, 1 मोलर। तो जब 1 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, तो इस कंडीशन में जो मेजरमेंट होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजरमेंट होगी स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहलाएगी। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए हम उसके लिए जो साइन यूज करते हैं कौन सी, कि ई नॉट। ठीक है, ई है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी भी कंडीशन हो सकती है, ई नॉट है तो स्टैंडर्ड में, यूनिट एक्टिविटी पे। बात समझ गई है? तो इस तरह से स्टैंडर्ड। अब जाते हैं, जिंक की बात हो रही थी कि जिंक का सॉल्यूशन हमने 1 मोलर बनाया, उसके अंदर हम जिंक मेटल को रख लेते हैं। ठीक है, अब जिंक जो मेटल है अपने आयन के साथ कांटेक्ट में आ गया, पोटेंशियल क्रिएट होगी। चाहे प्लेट पे नेगेटिव हो तो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव होगी, या पॉजिटिव सब प्लेट पे तो नेगेटिव होगी सॉल्यूशन में, पोटेंशियल्स। ठीक है, और मैंने बताया कि इसकी एब्सोल्यूट या एक की हम नहीं मालूम कर सकते इलेक्ट्रोड की, लाजमी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ। अब जो दूसरा इलेक्ट्रोड जिसकी मदद से हम मेजरमेंट करना जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है उसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ठीक है ना, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको पता है कि साइंस में जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड तो माना नोन। ठीक है, तो नोन यहाँ पे इसकी वैल्यू नोन है, इसकी अननोन कैलकुलेट करनी है या फाइंड करनी है, समझे? अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड जब किसी एलिमेंट का बनाते हैं तो उसमें वो एलिमेंट अपने आयन के साथ कांटेक्ट में होता है। याद रखो, अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो सोडियम मेटल इन कांटेक्ट विद सोडियम आयंस, सही है। अगर हम क्लोरीन का बनाएंगे तो क्लोरीन एलिमेंट कांटेक्ट विद क्लोरीन आयंस, समझिए बच्चों? तो इस तरह से अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना रहा हूं तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस विल बी इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन एलिमेंट, या हाइड्रोजन एलिमेंट इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन आयंस, सही है। तो पहले हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसी आयंस का, किसका बनाएंगे, हाइड्रोजन आयंस का। और हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन आयन किसके पास होते हैं, एसिड के पास, बेस के पास, एसिड के पास। कौन सा एसिड, केड़े एसिड वट हाइड्रोजन आयन होता है? अरे भाई जो भी एसिड लो, हाँ जो भी एसिड लो ना, हर एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होंगे ना, कोई भी एसिड हो। लेकिन हमारे लिए बेहतर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो HCl या सल्फ्यूरिक एसिड। तो कई किताबों में HCl लिखा हुआ, कई किताबों में सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं HCl है 1 मोलर, 1 मोलर HCl के पास 1 मोल हाइड्रोजन आयन होंगे ना, तो सॉल्यूशन बन गया 1 मोलर हाइड्रोजन आयंस का। अच्छा, अब इसके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट को रखना है, कि हाइड्रोजन एलिमेंट रख सकते हैं, कैसे नहीं रख सकते, क्यों नहीं रखते हाइड्रोजन एलिमेंट को इसमें, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और गैस में तो करंट पास करना या उसमें से करंट निकालना ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए स्पेशल सेटअप बना दे। स्पेशल सेटअप कौन सा है, कि एक हमने प्लाटिनम मेटल की वायर ली, जो नोबल मेटल है, जो एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है, या उसकी एक फॉयल ली, उसकी एक स्ट्रिप हमने ली, किसकी, प्लाटिनम की। ठीक है, और उस प्लाटिनम जो मेटल की प्लेट है या जो भी है रॉड है या उसकी जो वायर है, उसके ऊपर हमने प्लाटिनम ब्लैक, प्लाटिनम ब्लैक मींस अमॉर्फस प्लाटिनम, वो इसके ऊपर हमने कवर कर दिया, सही है। क्या बात कही हमने, कि प्लाटिनम की वायर ली, उसको हमने कोट कर दिया, उसके ऊपर एक लेयर बना दिया, किसका लेयर बना दिया, प्लाटिनम पाउडर का, जिसे कहेंगे प्लाटिनम ब्लैक। ठीक है, चलो भाई, ये वायर जो प्लाटिनम कोटेड है, इस वायर को हमने रखा किसके अंदर, ओ सॉल्यूशन के अंदर। ये वायर जो प्लाटिनम की है, प्लाटिनम कोटेड, इसको रखा सॉल्यूशन में। और जब सॉल्यूशन में रखेंगे फिर क्या करेंगे, इसी वायर के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। क्या पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस को, कितने प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेयर। और जब हाइड्रोजन गैस इस प्लाटिनम कोटेड वायर पे आएगी तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है ना,
और इस प्लाटिनम वायर को कवर कर लेंगे और लगेगा ऐसा कि ये प्लाटिनम वायर नहीं है बल्कि ये सॉलिड हाइड्रोजन हो, क्योंकि अब कांटेक्ट में कौन आया है, अब हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब इसको हमने बबल किया स्लोली तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गए। अब किसके बीच में कांटेक्ट है, हाइड्रोजन एलिमेंट और हाइड्रोजन आयन के बीच में कांटेक्ट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोड अभी बनाया है इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे बनाया कि प्लैटिनम वायर इज डिप्ड इनटू HCl सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन एंड इट इज बबल्ड अपॉन बाय हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्लैटिनम वायर को सॉल्यूशन में एसिड में रखकर उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस पे बबल कर रहे हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मैंने पहले बात कही कि इसकी पोटेंशियल हमें नोन है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की जो पोटेंशियल है स्टैंडर्ड लो जो भी लो वो है 0.0 वोल्ट। कितनी है, 0.0 वोल्ट। समझे? कितने इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रहे हैं अभी, अरे किताबन में चाहता रिसो कितने इलेक्ट्रोड नजर आ रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रोड। कौन से, एक है जिंक का और हाइड्रोजन का। जिंक का क्यों लिया, हाइड्रोजन का क्यों लिया, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी है और हाइड्रोजन की हमें नोन है, तो नोन की मदद से अननोन की फाइंड करनी है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड बना लिए। चलो अब 2 इलेक्ट्रोड जो हैं उनमें से करंट जो है उसकी वोल्टेज मालूम करनी है, तो एक वायर हमने निकाली जिंक इलेक्ट्रोड से और दूसरी वायर है वो कनेक्ट किससे, प्लैटिनम से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। अब इस वायरों को कनेक्ट करते हैं एक और जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, ठीक है, इससे कनेक्ट करते हैं। ये जो डिवाइस है इसको आप EMF मीटर भी कह सकते हो, वोल्ट मीटर भी कह सकते हो, जो भी नाम दो यहाँ पे, उससे डिवाइस से कनेक्ट किया है। अब ये जो डिवाइस है ये 2 काम करेगा यहाँ पे, एक कि हमें वोल्टेज बताएगा, ठीक है, वोल्टेज की मेजरमेंट देगा, कितने वोल्ट इसका सेल का वोल्टेज है। जैसे आप बैटरी लो रिमोट वाली उसको कनेक्ट करोगे ना वो मीटर वोल्टेज आपको वोल्ट देगा 1.2। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मेजर करना है इससे और इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनता है जो भी है। तो एक काम ये करेगा। दूसरा इसका काम ये होता है कि डायरेक्शन जो करंट का वो किस तरफ है, डिफ्लेक्शन जो होगी ना इसकी नीडल की, वो डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ होती है करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, अगर डिफ्लेक्शन इस तरफ होती है डिफ्लेक्शन करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। समझे? तो यहाँ पे ये जो कनेक्ट किया है ये वोल्टामीटर, ये 2 काम करेगा, एक तो वोल्टेज बताएगा और दूसरा करंट का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बात को ध्यान से गौर से इसको सुनो और मैं धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ ये, ओके, क्योंकि ये टॉपिक कई बच्चे उनके लिए नया है, नहीं पढ़ाया था मैंने क्लास में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर टॉपिक समझ आता है बाकी काम आप जो है ना आगे क्वेश्चन जो भी है उससे रिलेटेड ही है। चलो भाई ये तो वोल्टेज मीटर हमने कनेक्ट किया, लेकिन वोल्ट मीटर में देखो कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है इसका 2 इलेक्ट्रोड के बीच में। अब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में सर्किट जो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक हम ब्रिज बनाएंगे, एक गिलास ट्यूब ली, ठीक है, उस गिलास ट्यूब के दोनों एंड जो हैं एक सॉल्यूशन में, दूसरी एंड दूसरे सॉल्यूशन रख ली है गिलास ट्यूब। अब इस गिलास ट्यूब के अंदर क्या है, इस गिलास ट्यूब के अंदर है एक है जेल, अगार जेल, और प्लस में है पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है या अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। तो बना एक जेल है, उसमें जेल के साथ मैंने पेस्ट किया, किसको पेस्ट किया, पोटेशियम क्लोराइड साल्ट को, और ये जो पोटेशियम क्लोराइड प्लस जेल है इस ट्यूब के अंदर भर दी है। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का नाम है साल्ट ब्रिज। क्या नाम है, साल्ट ब्रिज। तो बाहर जो इनके इलेक्ट्रोड है उनको हमने वायर से वोल्टामीटर से कनेक्ट किया है, लेकिन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है वोल्टामीटर को वायरों से, लेकिन सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट किया है, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है। ठीक है बच्चों, चलो इसको ऑन कर लेते, बटन ऑन कर लिया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि यहाँ पे रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है, वो आ रही है 0.76 वोल्ट। कितनी रीडिंग आ रही है कि ये बता रहा है कि जो आपने सेल बनाया है ना, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है वो 0.76 वोल्ट है, और साथ में रीडिंग बता रही है कि करंट जो है उसका डायरेक्शन हो इस तरफ है। अब मुझे बताओ कि करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कहां पे इलेक्ट्रॉन जो दाखिल हो रहे हैं, हाँ, रिलीज कहां से हो रहे हैं, इंटर कहां पे हो रहे हैं,
जिंक से रिलीज हो रहे हैं, चलो भाई शाबाश, इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से निकल रहे हैं, चलो, और इंटर कहां पे हो रहे हैं, हाँ हाइड्रोजन पे इंटर हो रहे हैं, सही है। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो लाजमी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज ही, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से निकले ना, ठीक है। तो बना इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, सही है। और ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद प्लेट पे ज्यादा है, तभी यहां से निकलकर हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो नेगेटिव, और जहां पे इंटर हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इस दर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो रहे हैं। तो यहां पे क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और इधर इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं तो क्या हो रही है, रिडक्शन, सही है। अब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो मैंने सेल बनाया है ना, ये सेल है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड है सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में है, तो ये सेल बन गया, ठीक है। सवाल है कि ये सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या वोल्टिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वोल्टिक सेल है, नाम बताओ, हरी, अब टाइम कम है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम कौन होता है उनमें, क्या नाम है वही, संजय, हाँ तुम बता महावीर, ये सेल कौन सा बना है मैंने आपके सामने अभी है, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, हम ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, डिफाइन करो पहले उसको। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास होने से रिएक्शन होता है, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, क्या बिजली से कनेक्ट किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, नहीं ना। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद रिलीज हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, हम करें इसको स्पॉन्टेनियसली रिलीज हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है ना। तो माना सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है, तो ये कौन सा सेल है, वोल्टिक सेल है, गैल्वानिक सेल है, समझे। तो ये गैल्वानिक सेल, इसका नाम है कंपैरिजन सेल, क्या कहेंगे इसको, अभी इसको कंपैरिजन सेल कहेंगे। तो कंपैरिजन सेल में मुझे बताओ कि जिंक पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्वेश्चन मेरे सुनो, हाँ नेगेटिव है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है। अब इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, जिंक क्या है, एनोड है। क्यों एनोड कहेंगे इसको, क्योंकि इस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन हो रहा है, तो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको क्या कहेंगे, उस टर्मिनल को, इलेक्ट्रोड को कहेंगे एनोड, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बजाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो इसको क्या कहेंगे, कैथोड। जहां पे जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है वो कैथोड है, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड है, ये बात समझ गए। अच्छा, अब लिखते हैं रिएक्शन, कि इस सेल में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ना, क्या लॉस जिंक आयन करेंगे, जिंक एलिमेंट करेगा, ये जिंक की जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, दो, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है, तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ऑक्सीडेशन हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, किसकी रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन आयन की, हाँ जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस हैं वो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो दो सेल पे, दो टर्मिनल पे, दो इलेक्ट्रोड पे अलग किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं, कौन से अलग किस्म के रिएक्शन, के जिंक इलेक्ट्रोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक एलिमेंट या जिंक एटम ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और सामने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन आयन जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए। तो ये दो तीन बातें जो मैंने आपको समझाई है वो पॉइंट नोट करने की है, कि कंपैरिजन सेल में जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है, ठीक है। जब जिंक को कनेक्ट किया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, वोल्टेज कितना आया सेल का, 0.76 वोल्ट, ये सेल की बात कर रहा हूं। अब सेल के अंदर ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। एक अगर सिर्फ एनोड को कंसीडर करोगे तो इसको कहेंगे हाफ सेल। हाफ सेल क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड हाफ सेल, ये हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है। और अगर दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सेल बनेगा या ये बैटरी बनेगी, बात समझे ये।
सेल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड। फिर हाफ इलेक्ट्रोड क्या होगा? ओनली कैथोड और ओनली एनोड इज हाफ सेल। और जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा है? हाइड्रोजन की आयन की रिडक्शन, और ये हाफ सेल रिएक्शन है, रिडक्शन ओनली हाफ सेल रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अगर ओनली ऑक्सीडेशन है वो हाफ सेल रिएक्शन है, समझे? तो इस तरह से ओनली हाफ सेल है वो रिडक्शन है, तो ये हो गया हाफ सेल की बात। अब आते हैं वोल्टेज कैसे मेजर हुआ। वोल्टेज सेल का है, ये ना कैथोड का है या ना एनोड का है, बल्कि किसका है? सेल का है। और सेल का जो वोल्टेज है उसे हम लिखते हैं ई सेल या पोटेंशियल ऑफ सेल। और पोटेंशियल ऑफ सेल जो बराबर होती है वो होती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। समझे क्या होती है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, एक मिनट चेक करता हूं इसकी फार्मूला जो है ना, दो किताबों में अलग लिखे हुए हैं बेटा। हमारी जो पंजाब की है वो अलग है, ये सही है। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, सही है। अब सेल की वैल्यू आई है, कितनी वोल्टेज आई है बेटा? 0.76 वोल्ट, सही है। बराबर किसके है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है बेटा, आई बात समझे आपको? अच्छा, अब मुझे बताओ कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है? कैथोड है हाइड्रोजन और एनोड जिंक है। चलो 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू कैथोड की वोल्टेज कितनी है हाइड्रोजन की? 0। चलो भाई 0.0 माइनस ई एनोड ना, तो हम कह सकते हैं कि 0.76 जो बराबर है वो किसकी है? ई एनोड की। तो यो जब टोटल जो सेल की वोल्टेज आई है वो 0.76 वोल्ट आई है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन खुद की 0 है, तो फिर जो सेल की वोल्टेज वो सारी किसकी है? जिंक की है। किसकी है? जिंक की है। तो जिंक की पोटेंशियल कितनी है बेटा? जिंक की पोटेंशियल है वो है 0.76 वोल्ट। बात समझ गए? तो इस तरह से हमने ये जिंक की पोटेंशियल मेजर की। ठीक है बेटा, बात समझे आपको? कितनी है जिंक की पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? 0.76 वोल्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब है कि ये जो पोटेंशियल जिंक की है, ये जिंक की ऑक्सीडेशन की वजह से है या जिंक आयन की रिडक्शन की वजह से? रिएक्शन कौन सा हुआ हाफ सेल पे? बेटा ये बातें जो मैं आपको समझा रहा, थोड़ा ध्यान से गौर से सुनो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। ये जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, उनमें सबसे मुश्किल टॉपिक आपको लगेगा ये लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक जगह पे एक बात करेंगे, दोबारा बात को घुमा फिरा करे और चलो डांटती में पोती बेरे बांध। तो समझिए बच्चों, अब मुझे बताओ कि जिंक की जब हमने मेजरमेंट की, तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है या जिंक जो हाफ सेल है उस पे रिएक्शन कौन सा हुआ? ऑक्सीडेशन का हुआ ना। तो ये जो मेजरमेंट हमने की है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हुई है। जो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से बनती है उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप यूं डिफाइन कर सकते कई तरीकों से कि द पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का जो रुझान है ना, उसके में जो ताकत लगाता है उसकी जो पोटेंशियल होती है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितनी है? 0.76 वोल्ट, सही है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से, अगर से हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हाफ सेल पे रिडक्शन का रिएक्शन हो, रिडक्शन के रिएक्शन की वजह से जो मेजरमेंट मिलेगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रिडक्शन पोटेंशियल, सही है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन में फर्क क्या होता है कि दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है। सपोज करो ये जो रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन का, मैंने लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है। अगर मैं जिंक का रिएक्शन रिवर्स करूं, अगर रिएक्शन को मैं रिडक्शन के फॉर्म में लिखूं तो इक्वेशन को रिवर्स करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा कि जिंक आयंस गेन इलेक्ट्रॉन, अगर गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन तो वोल्टेज वही रहेगा, पोटेंशियल वही होगी, लेकिन अब उसकी साइन क्या होगी? साइन चेंज होगी। कितनी आई बात समझे आपको? ये जो पोटेंशियल है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये जो रिएक्शन कौन सा मैंने अभी शो किया है,
रिडक्शन रिएक्शन शो किया, और रिडक्शन रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या दोनों के वैल्यू में फर्क है या सेम है? हाँ भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, फर्क किसका है, साइन का है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगी, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन नेगेटिव में होगी। आई बस में आपको, तो इस तरह से दोनों की वैल्यू सेम होती है लेकिन साइन का फर्क होता है। ये बात समझे? तो ये तो हो गई जिंक की इलेक्ट्रोड की मेजरमेंट। अब आते कॉपर पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर ये हमने पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड की मेजर करनी है तो क्या करेंगे बताओ मुझे, अब आप बताओ मुझे, पढ़ाओ शाबाश शाकदासी पण। हाँ यस, हम कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो मैंने कॉपर एलिमेंट को कॉपर आयन के सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, कंडीशन वही होगी। क्या कंडीशन होगी? ठीक है, अब हम कॉपर की मेजरमेंट करते हैं। तो कॉपर की मेजरमेंट करने के लिए हमने जिंक की बजाय क्या लिया, कॉपर, और सेम जो कंडीशन होगी, ठीक है, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? अभी वोल्ट मीटर से, और सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट करेंगे? साल्ट ब्रिज से। बाद में बताता हूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, कि साल्ट ब्रिज ना होता तो क्या होता, अगर है तो फिर क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया है, कॉपर मेटल को रखा है कॉपर आयन सॉल्यूशन में। कितनी मोलरिटी होगी कॉपर आयंस की? 1 मोलर। कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड, चलो भाई कॉपर सल्फेट है, 1 मोलर सॉल्यूशन बना लिया। उसके अंदर कॉपर मेटल को रखा, और सामने इसकी मेजरमेंट करने के लिए सेम जो इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, जो बनाया हमने पहले बताया आपको। अब जब इसको कनेक्ट किया वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज दे रहा है वो है 0.34, ये ईएमएफ ऑफ सेल बता रहा है। सेल का जो वोल्टेज है वो कितना है? 0.34 वोल्ट। और करंट का डायरेक्शन जो पहले था जिंक की निस्बत में, वो इसका रिवर्स है, और ये। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है? कॉपर आयंस गेन कर रहे हैं, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लूज कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में आपको? तो हम कह सकते हैं कि लाजमी इस पे नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल डेवलप हुई है, हाँ, और तभी इलेक्ट्रॉन यहां से निकले ना, तो ये क्या होगा? तो कॉपर की जो कंपैरिजन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड या हाफ सेल ये क्या है? पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ इनमें ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, रिडक्शन कहां हो रही है? हाइड्रोजन पे हो रही है क्या बेटा? ऑक्सीडेशन। और कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही है कंपैरिजन सेल में? रिडक्शन हो रही है। अब एनोड कौन है, कैथोड कौन है? जहां पे ऑक्सीडेशन होती है क्या होता है? एनोड। गुड। तो कंपैरिजन सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है? ये कैथोड है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन होगी? हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोजन एटम की, मॉलिक्यूल की? आयन की तो नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है वो तो लूज कर दिया, क्या कितना बटी दो। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई बेटा? ऑक्सीडेशन हो गई हाइड्रोजन एलिमेंट की, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रोड को देगा, हाँ, क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन आयंस। हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 लॉस हुए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गिनेगा? सामने कॉपर आयंस गेन करेंगे, सॉल्यूशन वाले। तो कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है वो क्या कर रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और क्या बन रहा है? कॉपर मेटल। जैसे पहले बताया था कि टोटल जो वोल्टेज है वो 0.34 है, लेकिन ये वोल्टेज जो उसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 0 है, तो फिर ये सारा वोल्टेज किसका है? कॉपर का। ये कॉपर इलेक्ट्रोड का है, ठीक है। तो अभी क्या कहेंगे कि कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है? हाँ, 0.3 वोल्ट। तो लिखेंगे कि कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इस वजह से इसकी जो पोटेंशियल है वो कितनी है? वो है 0.34 वोल्ट। इसको क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल? हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों रिडक्शन कहोगे? क्योंकि रिएक्शन जो मैंने अभी शो किया है वो रिडक्शन वाला है, या सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? रिडक्शन वाला। तो इसलिए कहेंगे कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव में 0.34 वोल्ट। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाऊं तो
तो इसका रिएक्शन रिवर्स करूंगा। रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं? ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखूंगा। तो रिडक्शन फॉर्म है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखूंगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर आयन में, और इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितनी है? -0.34 वोल्ट। बात समझे? ये बात समझे आपको? क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड बनाए, हाफ सेल बनाकर उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरह से मेजर की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात समझे? ये क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आते हैं कि फंक्शन क्या है साल्ट ब्रिज का। ठीक है ना? साल्ट ब्रिज अगर यहाँ पे ना होता तो क्या होता, या साल्ट ब्रिज यहाँ पे यूज किया वो किस लिए किया है? एक जो मेन जो बात कि साल्ट ब्रिज हमने दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया है। दो सॉल्यूशन के बीच में जो सर्किट है उसको कंप्लीट करने के लिए, या दो इलेक्ट्रोड के बीच में सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने साल्ट ब्रिज इस्तेमाल किया। पहला काम ये है। ठीक है? क्या काम है? टू कनेक्ट टू सॉल्यूशंस या टू कंप्लीट द सर्किट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये काम किया है। ठीक है? लेकिन इसके अंदर हमने क्या यूज किया है बेटा? पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस। अब इनका काम क्या है? सॉल्यूशन पे कौन सी चार्ज होती है पहले बताओ मुझे? सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? कि केटाइन और एनाइन की टोटल केटाइन की चार्जेस टोटल एनाइन की चार्जेस इक्वल होती है। मिसाल तो अभी कॉपर सल्फेट बनाया तो कॉपर पे +2 है, सल्फेट पे -2 है, तो जितनी माइनस चार्ज है उतनी पॉजिटिव है। तो एज ए होल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। आई बात समझे आपको? तो साल्ट ब्रिज का काम होता है टू कीप द सॉल्यूशन न्यूट्रल। दो काम हो गए। पहला काम कौन सा? सॉल्यूशन को कनेक्ट करना, साल्ट ब्रिज का काम है। उनको सर्किट कंप्लीट करना, साल्ट का ब्रिज है। लेकिन दूसरा काम क्या है? टू कीप द सॉल्यूशन न्यूट्रल। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, इसको कहते हैं पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है? तो इसको डेवलप होने से रोकना काम किसका है? साल्ट ब्रिज। वो कैसे रोकता है? अभी आपने देखा कि कॉपर आयन रिड्यूस हो गए। हाँ, कॉपर सल्फेट था ना बेटा इसके अंदर। अगर कॉपर आयन रिड्यूस होगा, पीछे क्या रह जाएगा? सल्फेट आयन। सॉल्यूशन पे कौन सी चार्ज आ जाएगी? नेगेटिव। अगर सारे कॉपर आयन रिड्यूस हो जाए, पीछे सल्फेट आयन बच जाएंगे, और सल्फेट आयन बचेंगे तो सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी और फिर करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है बेटा? अच्छा, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, हाँ, तो ऑक्सीडेशन से क्या बन रहे हैं? हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं। पहले केटाइन थे, उससे केटाइन ज्यादा हो जाएंगे। इस तरफ क्या चार्ज डेवलप होगी? पॉजिटिव। माना एक तरफ सॉल्यूशन जो रिडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है। अब सॉल्यूशन न्यूट्रल तो नहीं रहेंगे। जब सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो ये साल्ट ब्रिज सारी ये क्या कहते हैं? सेल काम का ही नहीं है, फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। अब सॉल्यूशन को न्यूट्रल कैसे रखना है? कि जितने केटाइन कॉपर के गायब हो गए, यूज हो गए, रिड्यूस हो गए, उतने केटाइन इस सॉल्यूशन में भेजने हैं। ठीक है? सल्फेट पे कितनी चार्ज है? माइनस। तो यहाँ पे क्या चाहिए? प्लस के 2 चाहिए। प्लस के 2 चाहिए, मतलब पोटेशियम के 2 आयन से इसमें आ गए। जब पोटेशियम के 2 आयन आ गए इसमें, तो सॉल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। सही है? उस तरफ हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, तो हाइड्रोजन आयन जो बढ़े उनकी तरफ क्या आएंगे? 2 क्लोराइड आयन आएंगे। सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। तो मतलब जो साल्ट ब्रिज है, जो आयन कम हो रहे हैं उनको वापस बहाल करने के लिए अपने आयन छोड़ता है सॉल्यूशन। तो ये काम है सॉल्यूशन, इससे सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है। आई बात समझे आपको? तो ये है काम है साल्ट ब्रिज का। बाकी कई बातें आपको समझ नहीं आएंगी। ये बात समझे? तो इस तरह से हमने 2 मेजरमेंट किए हैं। अब आते हैं इनकी साइन पे, के एक मैंने लिखी है माइनस की वोल्टेज कॉपर की, कितनी लिखी है? माइनस की 0.3 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन, चलो, और रिडक्शन कितनी है? ठीक है। अब पॉजिटिव लिखी है, नेगेटिव लिखी है, इसका मतलब क्या है? अगर नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है तो समझ लो कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो सेल में रिएक्शन नहीं हो रहा है, जो हाफ सेल पे रिएक्शन नहीं हो रहा, वो लिखा हुआ है। ठीक है? अब देखो, ये लिखा है मैंने, नेगेटिव वैल्यू के साथ रिएक्शन कौन सा लिखा? ओ, ये लिखा है। लिखा है? क्या ये सेल में रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रही है कॉपर आयन की? कॉपर आयन रिडक्शन नहीं हो, इसके बिल्कुल क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है।
तो माना जो नेगेटिव वैल्यू अगर लिखी हुई है वोल्टेज के सामने, ऑक्सीडेशन नेगेटिव लिखी हो, तो समझो कि उसका हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ऐसे ना। अच्छा, इसलिए मैंने जिंक के लिए क्या लिखा था, देखा आपने कि जिंक के लिए मैंने लिखा था, एक ये लिखा था, और दूसरी मैंने ऐसे लिखी थी। हाँ, सही है। अब मुझे बताओ कि जिंक के इलेक्ट्रोड पे असल में रिएक्शन, ओरिजिनल रिएक्शन असली हो कौन सा, एक्चुअली कौन सा हो रहा है, 1 वाला हो रहा है, 2 वाला हो रहा है? हाँ, 1 वाला हुआ था। कैसे कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे ना, ऑक्सीडेशन हुई थी ना, तो ये है वोल्टेज। तो ना अगर नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है, तो उससे आप अंदाजा लगा लो कि रिएक्शन एक्चुअल में कौन सा हो रहा है। पॉजिटिव वैल्यू वाला जो इक्वेशन है वो रिएक्शन हो रहा है, और नेगेटिव वैल्यू वाली जो इक्वेशन है वो रिएक्शन नहीं हो रहा है। पॉजिटिव वाला स्पॉन्टेनियसली हो रहा है सेल के अंदर, चाहे वो गेन है चाहे लॉस हो, ऑक्सीडेशन का हो बाय रिडक्शन का। देखो स्पॉन्टेनियस कॉपर का रिडक्शन का हो रहा है, और स्पॉन्टेनियस जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन का हो रहा है। आई बात समझे आपको? और अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है। अब आते हैं एक और बात पे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें, ये बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आगे हम कैलकुलेशन भी करनी है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है, उसकी भी हमने बात करनी है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 2 किस्म की हो गई। अब एक किताब के अंदर आप एक चार्ट देखेंगे, फेडरल में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर, या पंजाब की किताब में एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज के ऊपर टाइटल दिया हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या दी हुई है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किताब है पंजाब की आपके पास, या सिंध जी कोले रखो बोली किताब पंजाब मुख्य ड्यो बोला आए वांदो हेलो देखो पेज बताओ किस पे बेटा? थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ केड़े थे ऐसे पेज थे बेटा? हाँ बेटा 298 थी। हेलो भाई 298। चलो ये 298 पे आप देखो कि एक चार्ट बनी, एक सीरीज बनी हुई है। इस सीरीज में क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो सीरीज है ये सीरीज कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इस सीरीज में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी हुई है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, जो मेजरमेंट की कंडीशन है वो 25 जो पहले बताया उस पे है। ठीक है, और आप सभी देख रहे हो तो रिएक्शन लिखे हुए ना सामने, वो सारे ऑक्सीडेशन फॉर्म है, रिडक्शन फॉर्म है? हाँ, रिडक्शन फॉर्म में है। तो ये जो पोटेंशियल लिखी हुई है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल है। सही बात ये? तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर बना हुआ है उसके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखने से जो सीरीज बनती है वो सीरीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कौन सा है? वो है रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर। और सबसे ज्यादा जो माइनस की वैल्यू है, सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसकी है? लिथियम की है, लिथियम इलेक्ट्रोड की है। तो आप कह सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सॉल्यूशन में कौन है? लिथियम है। या जो सॉल्यूशन के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? लिथियम है। आई बात समझे आपको? तो सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम है। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिव में पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। बात समझे? अच्छा, उसके बाद पॉजिटिव पे आओ। सबसे ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू किसकी है? हाँ, फ्लोरीन की है। हाँ, तो जितनी माइनस में वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जितनी प्लस में ज्यादा वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? स्ट्रॉन्ग कौन है? फ्लोरीन है। आई बात समझे आपको? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? मेटल, लिथियम। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन। ताकत इलेक्ट्रॉन देने की लिथियम की ज्यादा है सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत वो फ्लोरीन की ज्यादा है। तो ये हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा? अच्छा, और यहाँ पे आप देखोगे एक जो बात कि माइनस की वैल्यू कम हो रही है ना, टॉप टू बॉटम हो रही है,
और एक जगह पे जीरो हो रही है, और ये जीरो और जीरो जीरो जहां पे हो रही है तो सामने एलिमेंट कौन सा है, वहां पे हाइड्रोजन है, क्योंकि वैल्यू जीरो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है उनकी वैल्यू माइनस में है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे वाले जो वैल्यू वो किस में है, पॉजिटिव में। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, सही है, कंपैरिजन सेल में। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे जो रखे वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं, और नीचे जो रखे वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं। आई बात समझ में आपको? तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। ठीक है, ये क्लियर होगी बात, पक्का? अब और कुछ बातें हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और दूसरी होती है इसी से ही तकरीबन कंपेरेबल, उसे कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो ऑर्डर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाता है, लेकिन जो मेटल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उससे जो बनता है वो आप कह सकते हो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज है या उसकी एक्टिविटी सीरीज है। समझे? अब आपने मेटल की प्रॉपर्टी तो जानी होगी कि मेटल जो है वो जब एसिड में रखा जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आमतौर पे अक्सर मेटल ऐसा करते हैं ना, क्या करते हैं वो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो वाटर में रखने से वाटर को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम। आपने देखा ना कि अल्कली मेटल है, अगर उनको वाटर में रखते हैं दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनको आप एसिड में रखो चाहे वाटर में रखो, स्टीम के साथ रखो, रिएक्शन ही नहीं करते, हाइड्रोजन गैस ही नहीं बनाते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को उनकी रिएक्टिविटी की बुनियाद पे कि वो वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इजीली या नहीं करते हैं, इसलिए उनकी एक सीरीज बनाई है। उस सीरीज को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज किसकी बुनियाद पे है, रिएक्शन विद रिएक्टिविटी वाटर या रिएक्टिविटी विद एसिड, उसकी बुनियाद पे बनती है वो एक्टिविटी सीरीज बनती है। ठीक है, वो बनती है एक्टिविटी सीरीज। अब ये किताब में दी हुई है, फेडरल की बुक में एक्टिविटी सीरीज दी हुई है। पेज करे पुट किताब है वहां। हाँ, ये एक्टिविटी सीरीज है फेडरल की बुक में, पेज 277 पेज पे है एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, है ना। और ये लास्ट में 277 की लास्ट में कुछ बोल्ड लेटर, बोल्ड जो इसकी राइटिंग उसमें लिखा हुआ है कि इन दिस रैंकिंग, बना जो सीरीज है ना एक्टिविटी सीरीज, इसके अंदर क्या किया है 277, सिंधी में से वहां तो 277। हाँ, so in this ranking metal and hydrogen are arranged in order of decreasing ease of oxidation to their respective ions in aqueous solution। कहता है कि हाइड्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन आयन के साथ मेटल रिएक्शन करता है तो मेटल जो हाइड्रोजन रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो मेटल कितना आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, या हाइड्रोजन आयन कितनी इजीली जो रिड्यूस होते हैं, या मेटल कितना आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, और हाइड्रोजन कितनी इजी से हाइड्रोजन गैस बनती है, उसके मुताबिक एक सीरीज है। उस सीरीज को कहा जाता है एक्टिविटी सीरीज। और एक्टिविटी सीरीज में आप देखो यहाँ पे 4 स्टेप बने हुए हैं। ठीक है ना, 4 स्टेप कौन से बने हुए हैं, उस तरह बेटा 278 पे के इसके अंदर पहले लिखा हुआ वेरी एक्टिव मेटल्स, सही। उसके बाद सेकंड है मेटल्स ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी, जो ना ज्यादा रिएक्टिव है ना वो लेस रिएक्टिव है। और तीसरा जो है वो कौन से है, मॉडरेट एक्टिव मेटल, बल्कि 5। ठीक है, और चौथा जो बनता है वो मॉडरेट नोबल मेटल, और पांचवा बनता है वो वेरी नोबल मेटल। अब पहली जो कैटेगरी है उसमें कौन से होंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव, वेरी फास्ट रिएक्टिव है, वो हाईली रिएक्टिव है, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत जो है नेगेटिव में है। और ये क्या करते हैं, ये एसिड को भी इजीली
रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में, और वाटर के जो हाइड्रोजन आयन है उनको भी इजीली रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस में। बना जो फर्स्ट कैटेगरी में वो क्या है, वेरी एक्टिव। वेरी एक्टिव कौन से होंगे, विच इजीली रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड, दे आर वेरी एक्टिव। और इसके अंदर कौन से हैं, ये 1A ग्रुप वाले हैं, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या सीजियम, ठीक है। और 2A ग्रुप वाले भी हैं, कौन से, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये है। ओके, तो ये 1A ग्रुप वाले और 2A ग्रुप वाले, ठीक है। उसके बाद है सेकंड कैटेगरी मेटल की। सेकंड कैटेगरी मेटल की कौन सी है, कि दे रिएक्ट विद स्टीम और एसिड। अब ऊपर देखा कि वाटर रूम टेम्परेचर पे, जो वाटर के हाइड्रोजन आयन को रूम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं वो एक्टिव हैं। अब कुछ मेटल यहाँ जो सेकंड कैटेगरी में वो हैं जो एसिड के हाइड्रोजन आयन को तो रिड्यूस करते हैं लेकिन वाटर को रिड्यूस नहीं करते, वो सिर्फ स्टीम को रिड्यूस करते हैं। लो टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, हाई टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वो हो गए सेकंड कैटेगरी में मेटल ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी। अब जो स्टीम को या हाई टेम्परेचर पे वाटर रिड्यूस कौन करता है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है, जिंक है, क्रोमियम, आयरन और कैडमियम। ये वाटर में रखो तो वाटर को कोई रिएक्शन नहीं होगा लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, और एसिड में रखो तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है फौरी तौर पे, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद थर्ड कैटेगरी कौन सी है, कि मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स। ये क्या करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। ये ना वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, दे ओनली रिएक्ट विथ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। कौन सा, ये कोबाल्ट है, निकल है, टिन है, लेड है और, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, सिल्वर और मरकरी, इनको कहते हैं मॉडरेट नोबल। फिजिक्स वाले तो आपको इसको नोबल भी कहते होंगे लेकिन केमिस्ट्री में इसको हम कंप्लीट नोबल नहीं कहेंगे, ठीक है। नोबल वो होता है जो, तो ये आपको नोट करना है कि कौन से मेटल किस कंडीशन में किससे रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसकी बना दी एक्टिविटी सीरीज बन गई। ये बात समझ गए, ठीक है। तो ये जो कुछ बातें आपको समझाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू इक्वल होती है लेकिन साइन डिफरेंट है, ठीक है बच्चों, ये क्लियर होगी बात। अब आते हैं कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। टाइम कितना थी वहां, हाँ 58 साइन इकराम आया निसिया पास करिए यार, हाँ कौन है साइन की क्लास चाहिए साइन पक्का, तो इनका पूछिए बात। तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, रिडक्शन होती है, वो क्या होता है, कैथोड, और जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो एनोड होता है। लेकिन अब सपोज करो हम जिंक को और कॉपर को, अभी तो हमने कनेक्ट किया था कॉपर को हाइड्रोजन की जगह पे, हाइड्रोजन के साथ, हाँ, या पहले हमने जिंक को कनेक्ट किया था हाइड्रोजन के साथ ताकि हम इसकी मेजरमेंट करें। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि एक तरफ हम बनाते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ बनाते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या करते हैं, one electrode is connected with an other electrode and one electrode is the copper electrode and other is the zinc electrode. अब हमें यह बताना है कि which will be the direction of current, इलेक्ट्रॉन जो है किस इलेक्ट्रोड से निकलकर किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, पहली बात ये। और दूसरा कि अगर दोनों को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो सेल है उसका वोल्टेज क्या होगा, ये भी हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। क्लियर ये, चलो अब इस पे आते हैं, स्क्रीनशॉट बैठिए समझा देंगे। ठीक है, ये सवाल है कि आई हैव कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड्स, जिंक इलेक्ट्रोड with a potential of 0.76 volt minus and the other is the copper electrode with a standard reduction potential of, अब देखो
कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने दो तरीकों से लिखा, किसी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा, किसी में रिडक्शन रिएक्शन लिखा ना। लेकिन अब ये जो सिंपलिसिटी के लिए एक रूल बनाया गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा कि सभी जो रिएक्शन लिखे हुए किस फॉर्म में, रिडक्शन फॉर्म में। जो हमें नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस फॉर्म में होगी, रिडक्शन पोटेंशियल होगी। तो ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक की कितनी है, -0.764 और रिडक्शन पोटेंशियल जो कॉपर की है वो है 0.34 वोल्ट है। ओके, अब यहाँ पे दो बातें हैं कि इसमें कौन कैथोड है कौन एनोड है। पहली बात सही, ठीक है ना, एनोड कौन है कैथोड कौन है। क्वेश्चन ये कि विच इज कैथोड है विच इज एनोड। याद रखना कि लो वैल्यू और दूसरी होती है हाई वैल्यू। ठीक है, लो वैल्यू वाला होगा एनोड, याद रखना, और हाई वैल्यू वाला होगा कैथोड। लो वैल्यू और हाई वैल्यू आप मैथमेटिक्स की लो, ये माइनस का 0.76 है और ये प्लस का 0.3 वोल्ट है। अब मुझे बताओ इसमें आप किसको छोटी वैल्यू कहेंगे, किसको ज्यादा वैल्यू कहेंगे। -0.76 ये क्या है, लेस वैल्यू है, और प्लस की 0.34 वोल्ट ये हाई वैल्यू है। अब मुझे बताओ इस कंपैरिजन दोनों को कनेक्ट करते हो तो कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा। हाँ, कैथोड कौन होगा, ज्यादा वैल्यू वाला कैथोड कौन है, ये कॉपर होगा कैथोड। सही, और ये जिंक क्या होगा। ठीक है ना। तो इस किस्म के क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं तो आप इसमें ये देखना कि कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो लूज करेगा, वो एनोड होगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो, सपोज करो मैं बताता हूं कि एक है ये मेटल, एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, एक की वैल्यू है 0.21 और दूसरे की वैल्यू है 2.3, या मिसाल लिखते हैं उसकी है वो है 0.54, दोनों की रिडक्शन वैल्यू है। अब जब बताओ इसमें एनोड कौन है कैथोड कौन है। हाँ, बी क्या है, एनोड है, क्योंकि कम वैल्यू वाला एनोड है और ज्यादा वैल्यू वाला कैथोड है। ये बात समझिए, क्लियर होगी। और जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में ये होता है कि लो वैल्यू रिड्यूसेस हाई वैल्यू। ठीक है, लो वैल्यू वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा और हाई वैल्यू वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये होगा, ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या लिखेंगे इसको, रिड्यूसिंग एजेंट, और हाई वैल्यू वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है बेटा, ये बात समझा रही है आपको। तो ये तो बात आपको समझाई कि इसमें आपको अगर पोटेंशियल दी हो, रिडक्शन पोटेंशियल दी हो, इक्वेशन रिडक्शन फॉर्मेट में हो, तो उसमें कैथोड एनोड को ना वो आइडेंटिफाई कर लिया आपने। अब आते हैं सेल की, कि अगर कॉपर इलेक्ट्रोड को, अगर जिंक इलेक्ट्रोड को, सॉल्यूशन को, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, या एक ऐसा सेल बनाते हैं, एक ऐसी बैटरी बनाते हैं जिस बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोड कॉपर का आपका आयन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रोड है जिंक, जिंक आयन के साथ है, तो इस बैटरी का वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज क्या होगा। और जब कॉपर को जिंक को जब आपस में कनेक्ट करके जो बैटरी बनती है ना, सेल बनता है, वोल्टेज सेल, उस वोल्टेज सेल का नाम है डैनियल सेल। क्या नाम है, डैनियल सेल। ठीक है, अब इसकी ईएमएफ मेजर करनी है, हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैंने फार्मूला पहले बताया, केड़ा फार्मूला बताया होता आगे, कैथोड माइनस एनोड, ईएमएफ या ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। अब देखो कि ई सेल है वो है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। एनोड किससे कहेंगे, कैथोड किससे कहेंगे, लो वैल्यू हाई वैल्यू से छो के, लो वैल्यू हाई वैल्यू बताओ, हाई वैल्यू वाला कैथोड और लो वैल्यू वाला एनोड। चलो भाई, लो वैल्यू किसकी है, जिंक की है ना, और वैल्यू हाई ज्यादा किसकी है, कॉपर की है। कॉपर की लिखेंगे 0.3 वोल्ट, ऐसे हाई वैल्यू है ना, लिख लेता हूं हाई वैल्यू, और ये लो।
हाई में से लो माइनस करते हैं ना हमेशा। किसकी? उस पे आते क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये पहले समझो क्वेश्चन पे आते हैं आपके, ठीक है। चलो अब देखो ये लो हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, सही है। माइनस और माइनस कितनी है? सही है। क्या लिखेंगे? 0.34 माइनस इंटू माइनस प्लस। हाँ, जब 0.3 को प्लस करेंगे 0.7 से 4 6 एक ना 3 7 11 ना, और 11 कितना हो गया इसका? 1 पॉइंट प्लस या माइनस या प्लस या, सही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपको अगर ऐसा दिया जाए जिसमें आपको 2 इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी जाए कि 2 इलेक्ट्रोड को हमने सेल में कनेक्ट किया है, अब उस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, उस सेल की ईएमएफ क्या होगी। तो फार्मूला ईएमएफ वाला ई सेल वाला क्या है कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। क्लियर हो गई? चलो एक क्वेश्चन ये बनता है ईएमएफ कैलकुलेट करने का, और दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि दिस सेल इज पॉसिबल और नॉट, दिस सेल विल वर्क और नॉट, ये सेल काम करेगा या नहीं करेगा। काम करने से मुराद है कि ये करंट फ्लो कराएगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये सेल का करंट फ्लो करने के इसके चांस है या नहीं है। अगर आप आंसर निकालते हो अगर पॉजिटिव में आता है तो दिस सेल इज पॉसिबल, दिस सेल विल वर्क, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और अगर सेल की वैल्यू माइनस में आती है तो फिर वो सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क नहीं करेगा, वो सेल वर्किंग में नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। आई बात समझ में आपको? पॉजिटिव वैल्यू मींस कि सेल वर्क्स या रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियस। सही बच्चों? एक बात हो, आप क्या पूछ रहे थे बताओ। हाँ, ओरिएशन नहीं होता है, बताया मैंने आपको, ऐसे कहा था ना कि जो नेगेटिव साइन है, अच्छा आप मैं उस तरह पूछ रहे हो, ठीक है। वो ये बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कंपैरिजन करते हैं। एक ही इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड की अगर आपको ऑक्सीडेशन वैल्यू दी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई कॉपर की रिडक्शन है वो 0.34 वोल्ट है पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, माइनस, ठीक है। ये समझाया मैंने आपको, सही है, मैं उसी बात पे कायम हूं, ये बात सही है मेरी। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो आपको एक रेफरेंस मैंने बताया कि फार्मूला ये है। कौन सा फार्मूला है? कि ई कैथोड माइनस ई एनोड है। कैथोड किसे कहेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी और गेन होगी। और कैथोड एनोड किसे कहेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी। अब आप इसमें कैसे जज करोगे कि कैथोड कौन है एनोड कौन है? पूरी आपको हिस्ट्री याद रखनी पड़ेगी यार। जब हमने हाइड्रोजन के साथ जिंक को कनेक्ट किया तो वहां क्या हुआ था, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ जब कॉपर को कनेक्ट किया क्या होता था, हाइड्रोजन के साथ जब निकल को कनेक्ट किया तो क्या हुआ था। अब आपको वहां पे हिस्ट्री याद रखनी पड़ेगी कि भाई ऑक्सीडेशन हुई थी, रिडक्शन हुई थी, बैठे सोचो। अब ऑक्सीडेशन वाला ये है कि कैथोड वाला हुआ है, इस तरह से कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के हमें क्या कहते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं टीचर, ताकि आपको क्विकली पता चले जाएगा एनोड कौन है कैथोड कौन है। आई बात समझे आपको? इसलिए हम कहते हैं कि क्विकली जो ट्रिक है वो कौन सी है कि कम जिसकी वैल्यू है वो क्या है, वो एनोड है, और जिसकी ज्यादा वैल्यू है वो कैथोड है, बस। आई बात समझ? इसलिए मैंने आपको माइनस के बताया, वो तो उसी बात पे कायम हूं कि माइनस की वैल्यू ऑक्सीडेशन की रिडक्शन की वैल्यू सेम होती है, साइन का फर्क होता है, ठीक है। आई बात, अब बात क्लियर होगी ना? क्लियर, कल समझिए बेटा, ठीक है। हाँ, अरे स्क्रीनशॉट, हाँ हाँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन किस तरफ होगा? हाँ, एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि याद रखना वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम एनोड एंड इंटर एट कैथोड, नेगेटिव से निकलते हैं पॉजिटिव पे इंटर होते हैं, ठीक है ना। ये है बैटरी का काम, ये है। क्लियर? करंट का फ्लो ये होगा, सही है ना, क्योंकि ये बता दिया एनोड,
एन नोड पे क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकले और इंटर यहाँ पे होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी ना कैथोड पे। क्लियर बाबा, बता दू ना, स्क्रीन क्या बढ़ता बेटा। ठीक है बेटा, जुमला याद रखना कि लो रिड्यूसेस हाई, क्या रखना याद, लो रिड्यूसेस हाई। ठीक है, सही है ना बेटा, बना लो लॉस, क्या कहते हैं, लूजेस, इंग्लिश में क्या चलता है बाहर के था, लॉसेस इलेक्ट्रॉन, और हाई वैल्यू वाला गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अगर जुमला आपको याद रहे तो फिर ये आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कैथोड एनोड के चक्कर में नहीं पड़ रहे हम यहाँ पे। मैंने आपके सामने तीन जो हैं वो हाफ सेल रिएक्शन लिखे, और तीनों जो हाफ सेल रिएक्शन है उनके सामने हर किसी की मैंने पोटेंशियल लिखी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे पहला ये है कि ये जो मैंने पोटेंशियल आपके सामने लिखी है, ये इसको आप रिडक्शन पोटेंशियल कहोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहोगे, हाँ क्या कहोगे इसको, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि इस पोटेंशियल का जो रिएक्शन लिखा है वो रिडक्शन रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड है, ऐड हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रही है। किसकी रिडक्शन हो रही है, लिथियम आयन की लिथियम मेटल में, जिंक आयंस की जिंक मेटल में रिडक्शन हो रही है, और सिल्वर आयन की रिडक्शन हो रही है सिल्वर मेटल में, रिडक्शन हो रही है ना। तो जब इक्वेशन रिडक्शन फॉर्मेट में है तो सामने उसकी जो पोटेंशियल होगी वो सारी क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल है। आई बात समझे आपको, तो ये तीनों रिडक्शन पोटेंशियल है। लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.34 वोल्ट और 3.05 वोल्ट, और जो जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर की थी अभी वो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.76 वोल्ट, और सिल्वर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस में 0.8 वोल्ट है। सही है, ये बात समझे।
अच्छा, अब क्वेश्चन है कि विच रिएक्शन इज पॉसिबल, कि ये जो आपके सामने 4 रिएक्शन लिखे हैं, इन रिएक्शन को थोड़ा सा आप गौर से देखो और फिर बताओ कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है, कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, आप पहले रिएक्शन में देखो कि लिथियम न्यूट्रल है, जिंक प्लस चार्ज है, और प्रोडक्ट साइड जिंक हो गया न्यूट्रल, लिथियम हो गया प्लस में। ठीक है, लिथियम हो गया प्लस में। अब मुझे बताओ किसकी ऑक्सीडेशन, किसकी रिडक्शन हुई है। भाई लिथियम 0 से प्लस हुआ, माना इलेक्ट्रॉन लूज किए, माना जिंक और इलेक्ट्रॉन गेन किए। समझा रही आपको? तो गेन करने वाला कौन है इसमें? जिंक है, और लूज करने वाला कौन है? लिथियम है। दूसरे में जिंक पे 0 चार्ज है और प्रोडक्ट साइड +2 है, और ये है। तो दूसरे में क्या है कि जिंक लूज कर रहा है और लिथियम गेन कर रहा है। ऐसे हो रहा है, नहीं समझा रही है बात? ये अगर ये सब नहीं है जब वो घर वजो तो कम जो ना ये टॉपिक वजो, ठीक है, वही आराम करो। थर्ड में बताओ क्या हो रहा है कि सिल्वर +1 है, यहाँ पे क्या है 0, तो सिल्वर गेन कर रहा है, ऐसे सिल्वर की रिडक्शन हो रही है, और जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और चौथे में सिल्वर लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और लिथियम की रिडक्शन हो रही है। तो इनमें से कौन 4 रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं, हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, या कंप्लीट सेल रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन है वो पॉसिबल है? पॉसिबल है, ये सोचो। क्या लो वैल्यू वाला लूज करेगा और हाई वैल्यू वाला गेन करेगा? ये कभी नहीं हो सकता कि हाई वैल्यू वाला लूज करे और लो वैल्यू वाला गेन करे, ये नहीं हो सकता है ना ऐसे। अब देखो ये हाई वैल्यू है और ये क्या है? लो वैल्यू है, ऐसे ना, ये बड़ी वैल्यू है। बुधाए 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 हाने हाई केरा लो केरा? हाईएस्ट में हाईएस्ट वैल्यू इनमें तीनों में से कौन सी है? थर्ड नंबर क्या है? क्योंकि प्लस की 0.8 सबसे बड़ी है ना, और फिर ये है, और फिर ये है ना, तो सबसे कम वैल्यू इसकी है, ऐसे। तो कम वैल्यू वाला गेन करता है, लूज करता है? लूज करता है। तो माना आप समझ लो कि कम से कम वैल्यू लिथियम की इसमें है, तो लिथियम लूज करेगा, गेन किसी से नहीं करेगा। समझा रही बात आपको? तो हम कहते हैं ये लोएस्ट वैल्यू इसकी है। सो सबसे कम वैल्यू जो लिखी हुई है वो कभी भी बाकियों से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, वो लूज कर सकता है, गेन लिखा हुआ है ना आपके सामने कि लो इलेक्ट्रॉन लूजेस एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन्स, या लो रिड्यूसेस हाई। तो आप कह सकते हो कि लिथियम इन सबको रिड्यूस कर सकता है, या इनमें से कोई भी लिथियम आयन को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो पहले रिएक्शन को देखो क्या हो रहा है कि लिथियम ने जिंक को रिड्यूस किया, कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्यों? कि लो कैन रिड्यूस हाई, क्योंकि लिथियम की वैल्यू कम है, जिंक की वैल्यू ज्यादा है, तो लो वाला ज्यादा को रिड्यूस कर सकता। मान दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। सही है ये? चलो सेकंड नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जिंक रिड्यूस कर रहा है लिथियम को, लिथियम मेटल बन रहा है, जिंक आयन बन रहे हैं, ऐसे ना। तो कभी भी नहीं हो सकता कि हाई वाला लो को रिड्यूस करे, नहीं हो सकता। हो सकता है लो वाला हाई को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन हाई वाला लो को रिड्यूस करे, ये पॉसिबल नहीं। लिखा हुआ ना आपके सामने, तो लो रिड्यूसेस हाई। तो ऐसे नहीं हो सकता कि जिंक रिड्यूस करे लिथियम को। क्यों? कि लिथियम की पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा है, लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बनस्बत जिंक के। तो जिंक को रिड्यूस कर सकता है, जिंक लिथियम को रिड्यूस नहीं कर सकता। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों हो रहा है इसके अंदर? ठीक है, क्यों? कि इसके अंदर हाई वाला लो को रिड्यूस कर रहा है, नहीं हो सकता। ओके, थर्ड पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये है हाई वैल्यू और ये जिंक की है लो वैल्यू, ये लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है ना। तो लो वैल्यू वाला गेन कर रहा है, -0.76 वाला 0.8 को रिड्यूस कर रहा है, तो लो वाला हाई को रिड्यूस कर रहा है। पॉसिबल है ये। हाँ, चौथा नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हाई वाला जो है लूज करे और लो वाला गेन करे, ये नहीं हो सकता। लो लूजेस हाई गेन्स, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल
नहीं है। ठीक है बच्चों, कल समझे होंगे। तो ये आज के लिए इतना आपके लिए काफी है। तो रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर। कल इसके कुछ